सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के राजन सीरीज के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 को हमने 100 क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया है 50-50 क्वेश्चंस में। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम 100 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है आज यहाँ पर खत्म हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, और आपका ये जो पूरा राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन पवन सीरीज राजन सीरीज के मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और साइंस में आपका अति लघु उत्तरीय भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सभी विषयों के पवन सीरीज राजन सीरीज के क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि ये जितने भी आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चंस, ये पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 3 में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो पिछले साल में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब इसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 8 के 8 विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिलेगी। ऐप को आप लोग डाउनलोड किए रहेंगे तो वहां पर आपको सारे विषयों की नोट्स, सारे विषयों की पीडीएफ तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप लोगों को पूरी की पूरी पवन सीरीज सारे विषयों की और राजन सीरीज सारे विषयों की उसकी भी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो किसी भी विषय का आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। पवन राजन सीरीज भी हम यहाँ पर कंप्लीटली आपको दे देंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और जितनी भी सुविधाएं हम दे रहे हैं आप लोग उसका लाभ लीजिए। इसके अलावा ऐप में आपको हर एक विषय का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा और सारे वीडियोस वहां पर जब आप देखोगे तो आपको कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आएगा। आप बिल्कुल बिना डिस्टरबेंस के आप सारी चीजों को वहां पर ध्यान से देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 101 से देखेंगे। तो देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए अथवा संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। तो 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। आप देख रहे हैं लगातार 18, 19, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो संस्थागत नियोजन होता क्या है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से ताकि हमें कभी ना भूले। तो किसी शिक्षण संस्थान द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। एक विद्यालय होता है, उस विद्यालय में छात्र हैं, अध्यापक हैं और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं साफ सफाई के लिए। तो दोस्तों आप देखोगे कि उस संस्था में एक, अगर हम सिंपली टाइम टेबल देखें टीचर्स का, तो कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ाएगा ये सब क्या एक तरीके से नियोजन करना ही तो हुआ, प्लानिंग करना ही तो हुआ। जैसे कि एक टीचर क्लास में जाता है तो वह कोई चैप्टर उसको पढ़ाना होता है तो वो क्या बना के जाता है, लेसन प्लान बना के जाता है ना। आप सभी लोगों ने लेसन प्लान बनाया भी है जब आपकी टीचिंग लगी थी। तो कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक योजना बनानी पड़ती है। अगर विद्यालय में कोई ग्रांट आया है या सरकार की तरफ से कोई ग्रांट प्राप्त हुआ है, वित्तीय धन प्राप्त हुआ है, तो उस धन का हमें कहाँ सही प्रकार से उपयोग करना है। स्कूल में बाउंड्री नहीं तो स्कूल में बाउंड्री बनवा देनी है। अगर स्कूल में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है तो हमें फिर से वहां पर नल स्थापित करवाना इस तरीके का कि शुद्ध पानी मिले। इसके अलावा अगर स्कूल में फर्नीचर नहीं है तो जो पैसे आए हैं उससे हम स्कूल में बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो संस्था होती है उसको नियोजित करना होता है। जो पैसे आ रहे हैं उनको किस तरीके से हमें यूज करना है। स्कूल में बच्चे आ रहे हैं तो कौन सा बच्चा किस क्लास में उसका टेस्ट लेना है, किस क्लास में के लायक उसकी पढ़ाई है, तो ये सभी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो यही सब चीजें आती हैं संस्थागत नियोजन के अंतर्गत। यानी कि इन सब चीजों का कौन ध्यान रखता है, एक प्रधानाध्यापक ध्यान रखता है कि सारी चीजें सही प्रकार से हो स्कूल में और विद्यालय में जो व्यवस्था है वो बनी रहे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो पहला है स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना, दूसरा है छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 103, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। साला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखा चित्र होता है।
यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। तो जो साला कैलेंडर होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, यह जब सत्र शुरू होने वाला होता है उससे पहले इसे बना दिया जाता है, और इसमें विद्यालय में कौन कौन से अवकाश होंगे, कब होंगे, उसकी डेट मेंशन होती है। इसके अलावा कब कौन सी परीक्षाएं होंगी बच्चों की, ये सारी बातें पहले से ही उसमें डिसाइड होती हैं। कब अर्धवार्षिक होंगी, कब मासिक परीक्षाएं होंगी, कब सत्र की परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा कब विद्यालय में प्रवेश होगा, कब विद्यालय में चुनाव होगा, कब विद्यालय का वार्षिक समारोह यानी कि विद्यालय में कब एनुअल फंक्शन होगा, और कब कब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। इन सभी की जानकारी साला कैलेंडर में होती है। साला मतलब विद्यालय। तो इस तरीके से ये कैलेंडर बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 104, शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ बताइए। तो यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए मिली होती है। ये विद्यालयों में अगर आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने पढ़ाया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षकों के पास शिक्षक संदर्शिका रखी होती है, आधारशिला, और भी बहुत सारी इस तरीके से संदर्शिकाएं होती हैं, जिनमें बहुत सारे टीचिंग मेथड अलग अलग दिए गए होते हैं, ध्यानाकर्षण, इस तरीके से ये भी एक शिक्षक संदर्शिका ही है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें बच्चों को पढ़ाने के तरीके, बच्चों को किस तरीके से बैठाएं कि सारे बच्चों से हमारा इंटरेक्शन हो पाए, और कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे बच्चे आसानी से सीख पाएंगे, ये सब इसमें जानकारी दी होती है। शिक्षकों के लिए ही होती है स्पेशली शिक्षक संदर्शिकाएं। फिर है, इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि जब हम इसके बारे में जान लेते हैं और इसके जितने भी चीजें दी हैं इसमें उसको हम पढ़ लेते हैं, तो हमें शिक्षण करना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख करिए। देखिए यहाँ पर प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है विकास का लक्ष्य। स्कूल में कोई भी चीज बनाई जाती है तो ये ध्यान में रखना होता है कि विद्यालय का विकास हो, बच्चों का विकास हो। फिर नियोजन के कार्यक्रम, फिर है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, आपको पता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, एनुअल फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा किसी महापुरुष की जयंती। अब देखिए इसके बाद प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। तो ये सब प्रमुख यहाँ पर घटक हैं प्रबंधन के। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो देखिए पहला उद्देश्य है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना। दूसरा है छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना। तीसरा है छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। चौथा है छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है, डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नामोल्लेख करिए। तो पहला है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, और दूसरा है कार्य अनुभव विभाग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो पहला है कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना। दूसरा है कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या होता है कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना, और जो पेड़ पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं स्कूल में उनकी देखभाल करना। तो देखिए छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए। इसके अलावा वृक्षारोपण यानी कि पौधों को लगाने की जो प्रक्रिया है, और पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि बच्चों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का नामोल्लेख करिए। तो पहला है छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज दी जाए, और दूसरा है छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। तो आप देखते हो आज का विचार करके लिखा होता है विद्यालयों में कि आज का विचार, और उसमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन छिपा होता है बच्चों के लिए। और इसके अलावा बच्चे प्रतिदिन न्यूज दे, इसके अलावा जीके प्रतियोगिता, या फिर ये कहें कि प्रतिदिन आकर के उस दिन का जनरल नॉलेज बच्चे आकर के बताएं कि इस दिन कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, हिस्ट्री के बारे में बताएं। तो ये सभी चीजें भी बच्चे कर सकते हैं। और जो प्रार्थना स्थल होता है यहाँ पर हम बच्चों की साफ सफाई भी देखते हैं, कौन सा बच्चा नेल कट करके आया है कि नहीं, कौन सा बच्चा बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आया है, इन सब चीजों के बारे में भी हम वहां पर देख लेते हैं। इसके अलावा प्रार्थना स्थल पर ही हम बच्चों को कोई प्रेरक कहानी सुना सकते हैं जो 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाए, आसानी से बच्चे उसकी मॉरल साइंस को भी समझ जाए। तो ये चीजें भी हम कर सकते हैं।
अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख करिए। तो देखिए श्यामपट्ट और कंप्यूटर या लैपटॉप, ये आज के समय में आप लोगों को पता है कि जब से लॉकडाउन हुआ है कहीं ना कहीं कंप्यूटर और लैपटॉप, जब से बच्चों की पढ़ाई रुकी तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर और लैपटॉप तो बहुत जरूरी हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए श्यामपट्ट तो जरूरी है ही, लेकिन अब ये भी जरूरी उपकरण हो गए हैं। तो देखिए श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है और श्यामपट्ट की उपयोगिता कभी भी कम नहीं होगी, ये हमेशा रहेगी। भले ही लैपटॉप आ जाए, कंप्यूटर आ जाए, प्रोजेक्टर आ जाए, सारी चीजें आ जाए, लेकिन कभी भी एक जो ब्लैक बोर्ड है उसकी कभी भी जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं होगी। देखिए आज कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2019-2020 में पूछा गया है। तो विज्ञान विषय चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसके अलावा बायो हो, अगर बच्चों के लिए प्रयोगशाला नहीं होगी तो बच्चे उस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो देखिए विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों को के सत्य को हम जान पाते हैं। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, प्राथमिक स्तर के दो पाठ्यपुस्तकों के नाम लिखिए। तो कलरव, रेनबो, इसके अलावा संस्कृत पीयूषम, ये भी आप याद रख सकते हैं, गिनतारा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 114 है, मीना मंच के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो मीना मंच का जो सबसे पहला उद्देश्य है, मीना एक लड़की है तो याद रखिएगा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए ही ये मीना मंच की आवश्यकता हुई, या फिर हम ये कह सकते हैं जहां पर लोग लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, पिछड़े क्षेत्र हैं और लड़कियों की केवल और केवल पढ़ाई के लिए जागरूक नहीं करना बल्कि लड़कियों को साफ सफाई स्वच्छता के लिए भी जागरूक करना, यह भी मीना मंच का उद्देश्य है। इसके अलावा बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 115, समय सारणी के दो प्रमुख लाभ बताइए अथवा समय सारणी के दो महत्व बताइए अथवा समय सारणी के महत्व को बताइए। पहला है समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। दूसरा है विद्यालय में कितने अध्यापक हैं तथा कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है, इसका भी ज्ञान हो जाता है। तो समय सारणी में यही पता चलता है कि कब कौन सा विषय पढ़ना है बच्चों को। इसके अलावा विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, उसी के अनुसार वो समय सारणी बनाई जाती है। तो इससे बच्चे ये भी जान जाते हैं कि कौन सा अध्यापक किस विषय को पढ़ा रहा है और किस तरीके से जो विद्यालय की 8 घंटियां हैं वो उनको किस तरीके से मैनेज किया गया। क्वेश्चन नंबर 116 है, किन्हीं दो विद्यालयी अभिलेखों के नाम व उसका उपयोग बताइए। तो लॉग बुक और स्कूल कैलेंडर। तो देखिए इसके यहाँ पर आप देखिए लॉग बुक के बारे में हम ध्यान से समझेंगे। इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय डायरी है जिसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि। स्कूल कैलेंडर, यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है। तो बाल सरकार का गठन विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। तो बाल सरकार एक तरीके से आप कह सकते हैं ये बच्चों के द्वारा ही चुने गए बच्चे होते हैं और इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो इस तरीके से स्कूल में हेड बनाए जाते हैं, अलग अलग बच्चों में ही से ही कोई नेता होता है। तो सेम वही चीज इसमें भी की जाती है और इससे बच्चे सामाजिक जीवन के बारे में सीखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 118, एनसीईआरटी के कोई दो कार्य बताइए। तो जो एनसीईआरटी है इसका गठन कब हुआ था, 1961 में हुआ था, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अब देखिए ये क्या करती है, ये स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप और उसके स्तर मान को निर्धारित करती है। फिर है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करती है, क्लास 1 to 12। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है।
तो सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। क्वेश्चन नंबर 120 है, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना, यानी कि पर्यवेक्षण को हम सुपरविजन कहते हैं। सुपरविजन में अगर कोई आता है विद्यालय में तो वह जो शिक्षक है, छात्र है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनके समाधान बताता है। फिर है विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है, शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग बताइए। तो पहला है चार्ट, दूसरा है मॉडल। तो चार्ट क्या करता है? देखिए, चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत ही मदद करती है। जैसे कि बॉडी पार्ट्स का चार्ट हुआ, वेजिटेबल्स का चार्ट हुआ, एनिमल्स का चार्ट हुआ, तो उसमें हम बच्चों को चित्र भी दिखा पाते हैं और बच्चों को उसकी स्पेलिंग अच्छे से बता पाते हैं। वो बच्चे देख करके उसको बिल्कुल लर्न कर लेते हैं। तो चार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के लिए। फिर है मॉडल। मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है, जहां हम जा नहीं सकते हैं उन स्थलों तथा वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। मॉडल का मतलब है किसी तरीके से हम पेड़ पौधे लगाते हैं, घर बनाते हैं, पहाड़, नदियां, हम उसमें सारी चीजें दिखाते हैं कि अगर हम किसी जगह जा नहीं पाए हैं तो उस जगह का हम क्या करते हैं, जीवंत चित्र बनाते हैं, जिससे बच्चे आसानी से समझ पाए और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 122 है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना क्यों की गई है? तो मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान खोला गया। क्वेश्चन नंबर 123 है, PTA यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ तथा MTA मातृ शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई है? तो प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को। याद रखिएगा, प्रत्येक माह के शनिवार या रविवार को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है, PTA अथवा MTA के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो अध्यक्ष अभिभावकों में से, यानी कि जो अध्यक्ष होगा वो अभिभावकों में से होगा और जो उपाध्यक्ष होगा वो प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका और जो मंत्री होगा वो शिक्षक सदस्य होंगे। तो याद रखिएगा कि PTA और MTA में जो अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावकों में से ही कोई अभिभावक होता है और उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका स्कूल में जो भी हैं और मंत्री शिक्षक होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 125, विद्यालय श्रेणीकरण क्या है? तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालय में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 126 है, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो NCT की स्थापना कब की गई थी? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1995 में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 128 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 41 क्वेश्चन नंबर 129 है, विद्या समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जैसे कि समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। तो ये सभी क्या है? समुदाय। और समुदाय से हमें क्या मिलता है? अगर देखा जाए तो अगर सही तरीके से अगर समुदाय का सहयोग हमें प्राप्त होता है तो स्कूल में बहुत सारी चीजें आसान होती है। जैसे कि अगर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना है, कोई भी डॉक्टर अपने मन से आकर के सारे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर ले। इसके अलावा कोई भी आकर के विद्यालय में कुछ दान करे, जिससे बच्चों, अगर स्कूल में फर्नीचर नहीं है तो स्कूल में फर्नीचर हो जाए, पंखे लग जाए, बिजली लग जाए। तो ये अगर वाकई में समुदाय सहयोग करे तो विद्यालय की जो तस्वीर है वो बहुत हद तक बदल सकती है। तो समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद्यालय में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से? तो शिक्षक, छात्र और समुदाय। इसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 131 है, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। तो समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाली सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। 2020 में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो जे.एफ. ब्रेडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है, ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है कि विद्यालय में जो भी धन प्राप्त हुआ है, समुदाय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ है, स्कूल ग्रांट प्राप्त हुई है, तो जो भी पैसे आए हैं विद्यालय में, अगर टाइल नहीं लगा है तो टालीगढ़ के का काम हो जाए, अगर बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री का काम हो जाए, अगर विद्यालय में फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर का काम हो जाए, विद्यालय की साज सज्जा पर खर्च किया जाए और अच्छी व्यवस्था बनाई जाए। अगर हो सके तो बच्चों के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप लेने की भी व्यवस्था अगर हो पाए इन पैसों में तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो जो पैसे आए उनको हमें किस तरीके से उनका प्रबंधन करना, कैसे उन पैसों को मैनेज करना है, यही चीजें आती हैं वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत। फिर है क्वेश्चन नंबर 133, विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से याद है कि विद्यालय का हृदय हम विद्यालय के पुस्तकालय को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग तथा शोधन एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन तथा परिष्करण हो सके। विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना है। तो विद्यालय संगठन हो या विद्यालय के शिक्षक हो, विद्यालय के प्रिंसिपल हो, स्कूल में अगर बच्चा आ रहा है तो उद्देश्य यही है कि सारे बच्चे मिलजुल कर रहें, सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, सारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब बच्चों का शारीरिक विकास, बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों का चारित्रिक विकास और बच्चों के अंदर सामाजिक गुण आए। सामाजिक गुण का मतलब क्या? किसी के प्रति सहयोग की भावना, इसके अलावा मित्रता की भावना, ये सभी चीजें स्कूल में बच्चों के अंदर आए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135 है, ग्राम शिक्षा समिति क्या है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी लोग को याद होना चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? स्कूल का प्रधान अध्यापक होता है। और ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? 3 अभिभावक होते हैं और इन 3 अभिभावकों में एक महिला का होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है और ग्राम सभा का जो प्रधान होता है वही समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें देखिए लिखा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 136 है, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। तो विद्यालय में जो अभिलेख होते हैं उसमें देखिए सामान्य अभिलेख होते हैं, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख होते हैं, विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख होते हैं, उपकरण संबंधी अभिलेख होते हैं और वित्तीय अभिलेख होते हैं। तो ये प्रमुख अभिलेख हैं, याद रखिएगा इनको भी। 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है, निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव है, संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है, समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। फिर है उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 है, राज्य स्तर पर कार्य करने वाली किन्हीं 2 अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, शिक्षा के अभिकरण के रूप में 2 स्वरूप है, परिवार, समाज और समुदाय भी एक अभिकरण ही है तथा सभी तरह के विद्यालय दूसरे अभिकरण हैं। औपचारिक शिक्षा दूसरे अभिकरण तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रथम अभिकरण में आजीवन मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की बात की गई है। तो औपचारिक शिक्षा कब से शुरू होती है? जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है। और अनौपचारिक शिक्षा जो उसको उसके माता पिता से मिलती है, उसके आसपास उसके दोस्तों से मिलती है, या खेल के मैदान में कहीं भी बच्चा होता है तो वहां से उसे मिलती है। तो ये प्रमुख रूप से यहाँ पर बताया गया है कि ये शिक्षा के क्या है? अभिकरण है। और इसमें खासकर जो प्रमुख अभिकरण होते हैं शिक्षा के, वो परिवार और समाज होते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 139 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है, समझाइए। तो खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्लाइड और झूले संतुलन और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। चढ़ाई करने वाले फ्रेम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं
और स्पर्श पैनल तथा आंखों के कौशल के साथ मदद करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे अलग अलग प्रकार का खेल खेलते हैं खेल के मैदान में, और हर खेल से क्या मिलता है उन्हें, शारीरिक कसरत तो उनकी होती ही है, लेकिन उनका जो मानसिक विकास है वो भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है, महिला प्रेरक दल को परिभाषित करिए। तो महिला प्रेरक समूह को संवेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रशिक्षण माइगल तैयार किया जाता है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता व कौशल के विकास के लिए, बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 141 है, विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता के 2 कारण बताइए। देखिए, छात्रों की समस्याओं यानी कि आधुनिक बाल विकास समायोजना के निदान व उपकरण के लिए कदम उठाना, शिक्षकों की समस्याओं का सहानुभूति पूर्वक समाधान खोजना तथा शैक्षिक विकास में योग देना, शिक्षकों की विशेष योग्यताओं के विकास के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 142 है, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। तो समितियों तथा परिषदों का निर्माण, तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करने, पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परीक्षा लेने एवं शिक्षा से संबंधित अन्य कार्यों को करने के लिए राज्य विभिन्न स्तरों पर राज्य कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न परिषदों एवं समितियों का निर्माण करता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग यानी कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो पहला है शैक्षिक निर्देशन देना, दूसरा है व्यक्तिगत निर्देशन देना, तीसरा है बाल निर्देशन देना और चौथा है व्यावसायिक निर्देशन करना। तो यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को अगर शिक्षा में कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में निर्देश देना है, यानी कि बच्चे की समस्या का समाधान करना है। व्यक्तिगत रूप से बच्चे को कोई समस्या है तो उसके लिए भी समाधान है। बाल निर्देशन करना यानी कि छोटे बच्चों का निर्देशन करना, उनकी समस्याओं को हल करना। और व्यावसायिक निर्देशन का मतलब है कि बच्चा अगर बड़ा है तो उस कौन से व्यवसाय में वो जाए, किस विषय में उसकी रुचि है, इसका भी ख्याल रखना। तो इन सभी चीजों का यहाँ पर आप इन सभी चारों पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 2 कार्य बताइए। तो बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति करता है, उनका ट्रांसफर करता है, उनकी तैनाती नियंत्रित करता है। इसके अलावा विद्यालय समय अवधि निर्धारित करता है कि स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा। आपको पता है कि जो अभी जो टाइमिंग है वो 8 से लेकर के 2 बजे तक है, तो याद रखिएगा। और दूसरी जो टाइमिंग होती है 9 से 3 होती है। तो ये 2 टाइमिंग अभी चल रहा है स्कूलों में। तो 6 महीने तक एक रहता है, 6 महीने तक दूसरा रहता है। देखिए यहाँ पर, तथा बेसिक यानी कि प्रदेश में बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों को यह मान्यता भी देता है, यानी कि ऐसे प्राइवेट स्कूल जो कक्षा 1 से 5 तक चल रहे हैं या 1 से 8 तक चल रहे हैं, उन स्कूलों को भी ये मान्यता प्रदान करता है। कौन? बेसिक शिक्षा परिषद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है, टीईटी का पूरा नाम बताइए। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा गया, जिन प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उन्हें पता होगा। टेट का फुल फॉर्म क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके टोटल सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, 8 के 8 विषयों की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। पूरे के पूरे पवन सीरीज, राजन सीरीज मैंने पढ़ा दिए हैं। सभी विषयों को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आपको 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, और जहां कहीं कोई समस्या आ रही है आप मुझे बताइए, आप लोग की सभी समस्याओं का समाधान होगा। और वैसे भी यूट्यूब पर आपको 8 विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सारे विषयों को देखिए, तैयारी करिए और बेहतर तरीके से नंबर लाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा। अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा दोस्तों। जय हिंद।